हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास जो हमने बात की थी और हमने कहा था कि ग्लोरियस इंडिया हिस्ट्री की हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात की थी और उसमें हम लोगों ने शुरू का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जनपदा सिस्टम को स्टडी कर लिया था एंड मौर्य डायनेस्टी स्टडी करी थी। तो हम लोग ये कह रहे थे कि मौर्य डायनेस्टी में जितने भी मेन जो किंग थे उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी और लास्ट किंग था उसमें अशोका। और अशोका की हम लोगों ने पॉलिसी पे बात कर ली थी कि उन्होंने धम्मा पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने अपने रूलिंग टाइम पीरियड के 8 ईयर में उन्होंने वॉर किया था, इसको हम लोगों ने कलिंगा वॉर किया कहा था। और कलिंगा वॉर में हमने कहा था कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अल्टीमेटली उनका हार्ट चेंज हो गया और चेंज होने के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया आपके वॉर पॉलिसी को। ये सब देखने के बाद हम लोग अब आगे के लिए बात कर रहे हैं, वो है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हर साल इसमें से बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है। मतलब हर पार्ट से सवाल उठते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। और कहीं पर भी मैंने बोला आप लोगों से पहले भी कि क्लासों में भी मैंने कहा था, कोई भी दिक्कत है तो आप बात करिए मेरे साथ कि आप में समझ नहीं आ रहा है या किसी भी जगह पर आपको कोई पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई, कोई टेक्निकल वर्ड है जो आप लोगों को लग रहा है क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करूँगी। अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ मेरे साथ साथ आप लोग इसको अपने बुक में भी कंसल्ट करते जाइए, वहाँ से भी आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए। मेरे साथ साथ अपनी बुक आप लोग लेकर रखिए अपने साथ और उसमें आप लोग देखते जाइए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मैंने कहा था कि कुणाल जब अशोका के बाद में उनके युवराज आए थे और प्रिंस जो अपॉइंट हुए थे वहाँ पर, कुणाल चूँकि उतने सक्सेसफुल किंग नहीं थे और बाकी के जितने भी सक्सेसर आए थे वो बहुत ज़्यादा कुछ मौर्य डायनेस्टी को नहीं दे पाए। मैंने बोला बहुत वीक थे वो, और वीक होने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके मौर्य डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया या मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गई। पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें, इसका जो प्रिवेंशियल सिस्टम है उसको देखते हैं, उसके जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं, तो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसने हमारे इंडिया को एक स्पेसिफिसिटी जो है वो दी थी उन्होंने, और उसकी वजह से काफ़ी कुछ फेम हुआ इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या था, जब हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आई। मतलब उससे पहले क्या था, उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन था। मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बोल रही हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। हालांकि जनपदा बहुत बाद में आया था, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे फैमिलीज़ थे वो रन कर रहे थे। उसके बाद कुछ फैमिलीज़ मिलकर कुटुंब बने, फिर कुटुंब से कुछ और बड़े, थोड़ा उसका एरिया वाइडर हुआ और वो विलेज में कन्वर्ट हुआ। तो सिचुएशन सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, मतलब आज के जैसी सिचुएशन नहीं थी, काफ़ी कुछ बिखरा बिखरा सा था। लेकिन जब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आया मगधा जनपद में, तो उसके बाद काफ़ी कुछ प्रेजेंट सिनेरियो हम लोगों को वॉच आउट होता है। मतलब काफ़ी कुछ प्रेजेंट टाइम के जैसा सिस्टमेटिक वर्क शुरू हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू हो गया था स्पेशली। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट शुरू हुई। वहाँ पर सेंटर में था वो कौन था, आपका किंग था। जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी आप लोगों का पीएम है जो पूरी की पूरी पावर का सेंटर पॉइंट होता है, वैसे पहले किंग हुआ करता था। ये इसके अंदर पावर का सेंट्रलाइजेशन था और बाकी अपने डिपार्टमेंट्स को क्या की थी, उसने अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट की थी। ये सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ था मौर्य डायनेस्टी में। अगर हम लोग के ग्लोरियस इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो, चूँकि हम लोगों ने कौटिल्य को स्टडी किया था और हम लोग ये कह रहे थे कि कौटिल्य कौन थे, हमने कहा था चंद्रगुप्ता के टीचर थे, उनके गुरु थे। उन्होंने चंद्रगुप्ता को रेडी किया था। घनानंद को उन्होंने उनकी डायनेस्टी को ख़त्म करके और एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी जिसको हम लोगों ने कहा था मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्ता को उन्होंने इस तरीके से रेडी किया, इस तरीके से प्रिपेयर किया कि वो नेक्स्ट इस डायनेस्टी के किंग बने और बहुत अच्छे किंग बने, जो कि ऐसा अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हो उनके गवर्नमेंट का, जिससे क्या हो सके कि उसने मतलब इंडिया का एक नया आइडेंटिफिकेशन हो। ऐसा सोचा था कौटिल्य ने, चाणक्य ने, और उन्होंने काफ़ी हद तक उसको फुलफिल भी किया। किसके थ्रू, चंद्रगुप्त के थ्रू। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया है 7 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट।
7 कंपोनेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सप्तांग सिद्धांत है किसी भी स्टेट का। अगर हम लोग पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर कौटिल्य की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको सप्तांग सिद्धांत है। पर चूँकि ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी हाई-फाई टर्मिनोलॉजी हो जाएगी और आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि स्टेट है और उस स्टेट के 7 कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल रहे हैं कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौशा, सेना और मित्र। ये किसी भी स्टेट के प्रॉपर रन करने के लिए, बहुत ही क्लियरली रन करने के लिए ये बहुत बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो नेसेसरी है और इन कंपोनेंट से ही कोई स्टेट बेटर तरीके से रन कर सकता है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कौटिल्य ने सजेस्ट किया था और ये हम लोगों को मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरली हम लोगों को वॉच आउट होता है, प्रैक्टिस में ये आया, वहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और भी बहुत सारे चेंजेज आए, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किंग जो है वो अपॉइंट करता था अपने मिनिस्टर्स जो हैं उसको, अपने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता था, अपने प्राइस्ट जिसको हम लोग पुरोहित कह रहे हैं उसको अपॉइंट करता था। तो क्या उसके अपॉइंटमेंट ऐसे ही हो जाते थे? तो उसमें उपधा परीक्षाएं हुआ करती थी। उन उपधा परीक्षाओं के थ्रू चीफ मिनिस्टर और प्राइस्ट को अपॉइंट किया जाता था। उपधा परीक्षा में क्या जजमेंट होता था, कैसे होती थी एग्ज़ाम? तो हम लोग बात करते हैं इसमें किसी भी पर्सन की कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता था। इसके अलावा उसके बैकग्राउंड को टेस्ट किया जाता था कि उस व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर है और कैसा बैकग्राउंड है। वो टेस्ट हो जाने के बाद उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर और प्राइस्ट अपॉइंट किया जाता था। इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके लिए एग्ज़ाम होती थी, इसको उपधा परीक्षा कहते हैं। और इस उपधा परीक्षा में उसके बैकग्राउंड और उसके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता था। आपसे एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि उपधा परीक्षा क्या थी, तो आप बताएंगे कि इसमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी चीफ मिनिस्टर और प्राइस्ट, जिसको आप पुरोहित भी कह सकते हैं, उसको अपॉइंट करने के लिए, उसके कैरेक्टर और बैकग्राउंड को टेस्ट करने के लिए जो एग्ज़ाम क्रिएट किया था, कंडक्ट करवाया था, उस एग्ज़ाम को उपधा परीक्षा के नाम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डिग्निफाइड मेंबर्स जो होते थे, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते थे और काउंसिल मिनिस्टर्स के अलावा जो है वो एक और इंस्टीट्यूशन था, एक और काउंसिल थी जिसको कहते थे वो परिषा मंत्रीगण। ये 2 इंस्टीट्यूशंस और होते थे, 2 काउंसिल और होते थे। जैसे आजकल हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं, हमारी कैबिनेट है इसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें आप लोगों के यहाँ पर कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं। वैसे ही उस टाइम पीरियड में, मौर्य टाइम पीरियड में भी क्या हुआ करता था कि मंत्रिमंडल जो होती थी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, वो उस टाइम पर भी अपॉइंट होते थे। इसके अलावा मैंने बोला आप लोगों से कि एक और काउंसिल यहाँ पर अपॉइंट होती थी जिसको हम लोग परिषा मंत्रिण कहते हैं, और परिषा मंत्रिण भी जो है वो इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स की एक काउंसिल हुआ करती थी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डील करती थी। अगर हम लोग वापस से एक बार दोबारा से रिकॉल कर लूँ मैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट शुरू हुई थी पहली बार इंडिया में। और इसमें क्या था, हमने कहा कि कौटिल्य ने किसी भी स्टेट के लिए कुछ 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको डिस्क्राइब किया है। और 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, सेना और मित्र। इसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं क्या यही लोग होते थे? नहीं, इसके अलावा इम्पोर्टेंट पोस्ट थी चीफ मिनिस्टर और प्राइस्ट की, ये भी अपॉइंट होते थे। तो ये कैसे अपॉइंट होते थे? हम लोगों ने कहा उपधा परीक्षा के थ्रू ये अपॉइंट होते थे। और उपधा परीक्षा कैसे होती थी? किसी भी पर्सन के बैकग्राउंड को टेस्ट करके, उसके कैरेक्टर को टेस्ट करके इस परीक्षा को कंडक्ट कराया था। और इस एग्ज़ाम के बाद चीफ मिनिस्टर और प्राइस्ट अपॉइंट होते थे। फिर होता है क्या, मंत्रिमंडल होती थी आज की तरह? तो बेशक होती थी। मंत्रिमंडल में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे और उनको उनके डिपार्टमेंट्स अलॉट होते थे। इसके अलावा हमने कहा परिषा मंत्रिण भी जो थी वो भी अपॉइंट होती थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो थे वो अपॉइंट होते थे। ये तो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक्स में कुछ और भी डिपार्टमेंट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया। इसमें 18 डिपार्टमेंट्स की बात की गई है। वो कह रहे हैं
चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि उस टाइम में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो हम लोगों को उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। वो रिटन डॉक्यूमेंट है उस टाइम का, लिटरेचर है वो उस टाइम का, जो हमें बताता है कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र हमें आगे के डिपार्टमेंट्स और बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने कहा कि 18 डिपार्टमेंट थे। 18 जो डिपार्टमेंट थे उनको अर्थशास्त्र में तीर्थ के नाम से कॉल किया गया है। और आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थ, व्हाट इज़ तीर्थ। तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट नेम इज तीर्थ। आप बताएंगे कि डिपार्टमेंट्स के नेम ही क्या थे, तीर्थ। ये उस टाइम का टेक्निकल वर्ड है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको तीर्थ के नेम से कॉल कर रहे थे। हम लोग ये कह रहे हैं कि तीर्थ जो थे वो उसके भी प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे, उन प्रेसिडेंट को किस नेम से कॉल कर रहे थे, महामात्र के नेम से कॉल कर रहे थे। और सर्वाधिक अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीर्थ कौन से थे, तो 4 इम्पॉर्टेंट तीर्थ थे जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क्स को फुलफिल कर रहे थे। और कौन कौन से ऐसे 4 आपके तीर्थ हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, आपका प्राइस्ट है, आपका मिनिस्टर है, कमांडर है और प्रिंस। सबसे पहले मैं बात करूं आपका, तो वो है आपका मिनिस्टर, फिर आप लोगों का प्राइस्ट और फिर आपका कमांडर और आपका प्रिंस। ये आप लोगों के 4 इम्पोर्टेंट तीर्थ थे। आपसे अगली हेडिंग पूछी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये बोलेगा कि तीर्थ क्या है, एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आप बताएंगे कि मगध टाइम पीरियड में जो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स को ही अर्थशास्त्र में तीर्थ के नाम से कॉल किया गया है। क्या सारे ही सारे तीर्थ इम्पॉर्टेंट थे? तो नहीं, 4 तीर्थ थे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। सबसे पहले आपका मिनिस्टर, फिर आपका प्राइस्ट, फिर आपका कमांडर और फिर आपका प्रिंस। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका प्राइस्ट जो था वो पुरोहित था, कमांडर आपका सेनाध्यक्ष था और प्रिंस आपका युवराज था, जिसको आप लोग राजकुमार भी कह सकते हैं। ये भी टर्म काम में लिए जा सकते हैं, एग्जाम राजस्थान बोर्ड की बुक्स में ये भी टर्म काम में लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में 4 तीर्थ थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उस एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर तरीके से फुलफिल करने के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से यहाँ से बनता है, और वो है आपका समाहर्ता। समाहर्ता जो है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज कलेक्टेड रेवेन्यू, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट। बेसिकली ये जो था समाहर्ता, मैं समाहर्ता के ऊपर ऐसे का ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या है, तो मैंने बोला एक ऐसा ऑफिसर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो आप लोगों की एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसका पता रखता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, एंड देन एनुअल बजट क्या है, इन सब का रिकॉर्ड रख रहा होता है। उस ऑफिसर को हम समाहर्ता कह रहे हैं। और समाहर्ता से आप लोगों के 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे एग्जामिनर पूछा करता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट आप लोगों का आता है सन्निधाता, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि टर्शियर। और टर्शियर में आप लोगों अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्डअप की गई इस टाइम पीरियड में, स्पेशली आप लोगों के यहाँ पर टर्शियरी है वो, और गार्नियर्स जो हैं उनमें वेरियस पार्ट ऑफ जो किंगडम थे उसमें हम लोग बोल रहे हैं कोषाध्यक्षों को, रन्नागारों को उन्होंने बेसिकली अपॉइंट किया था उन लोगों ने, कि जो हमारे यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर में जो इनकम आ रही है उसको क्या कर सके, रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन कर सके। तो उसके लिए ये ऑफिसर जो है वो स्पेशली अपॉइंट किया गया, जिसको कहा गया सन्निधाता। मैंने समाहर्ता के लिए कहा था कि एक ऐसा ऑफिसर जो बेसिकली क्या कर रहा है, आप लोगों के एनुअल जो इनकम है उसका रिकॉर्ड रख रहा है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड रख रहा है, इसके अलावा एनुअल बजट को फॉर्मुलेट कर रहा है, उसको हम लोग समाहर्ता कह रहे हैं। तो सन्निधाता के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पूरे के पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे के पूरे एम्पायर में जितना भी कलेक्शन हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर में जो कलेक्शन हो रहा है, उसके अलावा आपके गार्निश सेक्टर में जो कलेक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रख रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, समाहर्ता कह रहे हैं, सॉरी सन्निधाता कह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है स्पेशली। तो जैसे आप लोगों के जितने भी, मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा जब आप लोग ये सोचेंगे कि जितने भी हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में
जो भी सेक्टर हमें वॉच आउट होते हैं एक्चुअल में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे। चाहे आप लोग ये बात कर लीजिए कि आप लोगों के बोट वगैरह के वर्क है, चाहे आप लोगों के एनिमल हस्बेंड्री के वर्क है, चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे आप लोगों के विविता जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, तो जितने भी आप लोगों को डिपार्टमेंट दिख रहे हैं उतने डिपार्टमेंट उस टाइम पे फॉर्मुलेटेड थे और उनके ऊपर एक प्रेसिडेंट जो था वो अपॉइंटेड था ताकि वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को वॉच आउट कर सके। एंड देन उसमें जो वर्क हो रहा है उस वर्क को वो स्पेशली वॉच करने के साथ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर सके, उसके लिए प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए गए। अब हम लोग आते हैं, ये तो था आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों के स्पेशली इंडिया उस टाइम पे अगर मौर्य टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 5 प्रोविंसीज में डिवाइड किया गया था। अब 5 प्रोविंसीज को मैं आप लोगों को मैप के थ्रू शो करूंगी कि 5 प्रोविंसीज कहाँ पर थी उस टाइम पीरियड में, एंड देन वो प्रोविंसीज किस तरीके से वर्क फुलफिल कर रही थी। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बात की आप लोगों से कि लगभग प्रेजेंट टाइम से सिमिलैरिटी थी उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने आज से कंपेयर करके देख लिया कि किस तरीके से वर्क फुलफिल हो रहे थे। देन प्रोविंशियल स्टेट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र बेसिकली आप लोगों के 5 प्रोविंशियल में डिवाइडेड था। सबसे पहले आप लोगों का तक्षशिला है, तक्षशिला के बाद उज्जैनी है, उज्जैनी के बाद में आप लोगों का तोशाली है, आपका पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के अलावा स्वर्णगिरी है। ये आप लोगों के 5 प्रोविंशियल बेसिकली उस टाइम पर चलन में थे। और हम लोग ये कह रहे हैं कि उसको वैसे मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, पहले उत्तरापथ और नीचे वाला जो था वो आपका दक्षिणापथ। ये तो था आपका डिवीजन। अब क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का जो स्टेट था वो जो जिसको हम लोग प्रोविंशियल्स बोल रहे हैं, ये प्रोविंसीज और किस में डिवाइडेड थी, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कुमार या आर्यपुत्र देखा करते थे। मतलब जैसे मैंने बोला कि वहाँ की जो किंगडम थी, सेंट्रल जो किंगडम थी उसको कौन देख रहा था, आपका किंग देख रहा था, और इसको जो देख रहे थे वो कौन देख रहे थे, तो कुमार या आर्यपुत्र जो था वो इसके सेंट्रल की जो मेन यूनिट थी, जो हेड था वो उसका आर्यपुत्र या कुमार हुआ करता था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रोविंशियल को, तो विषय में डिवाइड किया गया था, और विषय में जो डिवाइड किया गया था उसमें विषय जो प्रेसिडेंट होता था उसको विषयपति कहते थे। वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को वॉच करता, प्लस उसमें अगर कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती तो उसको फुलफिल करने में विषयपति का इंपॉर्टेंट रोल होता था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि नीचे जैसे आज भी विलेज तक के एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिवीजन में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है, मतलब विलेज तक हम लोग उसको डिवाइड करके रख रहे हैं। वैसे ही उस टाइम पर भी ऐसा था कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंटर में कुमार, अगर सेंटर का में जैसे आज के चीफ मिनिस्टर की तरह कुमार जो था वो मेन हेड हुआ करता था, उसके बाद में विषय जो होते थे उसमें विषयपति हुआ करते थे, और उसके भी नीचे जो ऑफिसर्स होते थे उसको स्थानिक बोला जाता था। और स्थानिक जो होते थे मतलब जितने भी आप लोगों के लोकल लेवल पर ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे उनको स्थानिक बोल रहे थे। और स्थानिक पर होल्डिंग थी किसकी, समाहर्ताओं की होल्डिंग थी, और समाहर्ताओं के सुपरविज़न में वो लोग वर्क किया करते थे, और किसी भी तरीके की कोई भी सजेशन होती थी तो वो सजेशन वो समाहर्ता ही उनको दिया करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि उसके भी नीचे डिवीजन था क्या, तो बेशक डिवीजन था। जैसे आजकल हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया हुआ है, वैसे ही मौर्य टाइम पीरियड में भी था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इसका डिवीजन था, और विलेज के जो हेड होते थे उसको गोप कहा जाता था, और उसके जो हेड मेन हेड होता था उसको गोपपति भी कहते थे, या जो गांव का मुखिया होता था उसको गोपपति के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ऑफिसर्स थे जो प्रोविंशियल लेवल पर वर्क कर रहे थे। प्रोविंशियल लेवल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंने बोला सबसे पहले युवराज होता था या कुमार होता था, जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट हुआ करते थे। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि इसको विषय में डिवाइड, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, वहाँ पर विषय में डिवाइड किया गया था उस टाइम पीरियड में, मगधा टाइम पीरियड, सॉरी मौर्य टाइम पीरियड में। तो वो विषय का जो हेड होता था तो उसको विषयपति कहा जाता था। और भी किसके सुपरविज़न में वर्क कर रहे थे, तो समाहर्ता के सुपरविज़न में वर्क किया करते थे। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि और भी डिवीज़न था, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि विलेज लेवल का डिवीज़न भी था, और विलेज के जो हेड होते थे, मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे, गोपपति कहते थे।
अब हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी करेंगे। हम लोगों ने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले बात कर ली आप लोगों के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हम लोग राजा की बात करते हैं, किंग के किंगडम की बात की हम लोगों ने, और हम लोग कह रहे थे कि उसमें आपके अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया गया। और सप्तांग सिद्धांत में मैंने जितने भी 7 जो उसके मेन फीचर्स थे, मेन कैटेगराइजेशन था, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन ऑफिसर्स में मैंने आप लोगों से सन्निधाता की बात की, समाहर्ता की बात की, और समाहर्ता के लिए मैंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन वाला ऑफिसर है जो आप लोगों के एनुअल बजट का भी रिकॉर्ड रख रहे होते हैं और प्लस हमारे यहाँ कितने एक्सपेंडिचर होते हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। सन्निधाता के लिए मैं कह रहे थे कि जितने भी आप लोगों के टर्शरी सेक्टर की जो एनुअल इनकम है, उस इनकम का सारा उसको बजटिंग करना, ये सारा का सारा उसको वॉच आउट करना, उसको सुपरविज़न करना समाहर्ता सन्निधाता करता था, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों से। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, लगभग 80 डिपार्टमेंट के आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और उसमें हम लोगों को पता चलता है कि 18 डिपार्टमेंट है उसको तीर्थ के नेम से कॉल कर रहे हैं, और हर तीर्थ का अपना एक क्या होता था, हेड होता था। और उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी हम लोगों को डिपार्टमेंट है जैसे आज है, जैसे चाहे आप लोगों का एग्रीकल्चरल है, चाहे आपका गार्नियर सेक्टर है, चाहे आपका टर्सरी सेक्टर है, चाहे आपका बोटिंग सेक्टर है, चाहे आपका मिलिट्री सेक्टर है, मतलब सारे के सारे सेक्टर्स में अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था। फिर हम लोगों ने प्रिवेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, और मैंने कहा कि यहाँ पर युवराज या आपका आर्यपुत्र होता था, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने वाले सबसे मेन हेड ऑफिसर हुआ करते थे। और उसके बाद में यहाँ पर डिवीज़न था विषयपति का, विषयपति के बाद में डिवीज़न है आप लोगों का विलेज का। तो हम लोग अब यहाँ पर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी करेंगे कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सिचुएशन थी। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इसमें कहा है कि ये हैंडेड थे बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसमें आप लोगों के 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी जो आप लोगों की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको हैंडल कर रही थी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हम लोगों की मेगास्थनीज की बुक है, और मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, और उस इंडिका के थ्रू हम लोगों को ये पता चल रहा है कि 30 मेंबर की काउंसिल थी जो हैंडल कर रही थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। एक्चुअल में यहाँ पर 5 to 6 कमिटीज़ थी, स्पेशली 5 कमिटीज़ यहाँ पर वर्क कर रही थी जो आप लोगों के डिफरेंट सिटी एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर रही थी। जैसे हम लोग फर्स्ट कमेटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट कमेटी जो थी यहाँ पर वो ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मॉनिटरिंग करें इंडस्ट्रियल एंड आर्किटेक्ट जो एक्टिविटीज़ थी उनको मॉनिटरिंग कर रही थी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, जो आर्किटेक्ट एक्टिविटीज़ थी उनको मॉनिटरिंग करने का काम कर रही थी फर्स्ट जो कमेटी थी वो। सेकंड कमेटी की बात करते हैं तो ये लुक आफ्टर द फॉरेनरीज, जितने भी फॉरेनरीज आ रहे थे उनका पूरा का पूरा डेटा रखना कि उनके कितने लोग इंडिया आए और कितने लोगों की डेथ हो गई या वटेवर उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन था उनका पूरा का पूरा वर्क करती थी सेकंड कमेटी। एंड थर्ड कमेटी थी ये कीप रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ एंड डेथ। ये जितने भी आप लोगों के सिटी में जितने भी लोगों के डेथ एंड बर्थ के डेटा जो थे वो आपकी थर्ड जो कमेटी थी वो मेंटेन करती थी, और फोर्थ कमेटी मेंटेन कर रही थी आप लोगों के जितने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यह ट्रेड एंड कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ थी उनको वॉच आउट करें, उनको हैंडल करें। एंड फिफ्थ जो कमेटी थी वो कमेटी मॉनिटरिंग कर रही थी आपकी सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। एंड सिक्स्थ जो कमेटी थी वो आप लोगों के कलेक्शन 1/10 एंड ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। ये जो जितने भी सेल हो रही थी वो और सेल टैक्स को 6 कमेटी जो थी वो डील कर रही थी। इस तरीके से बेसिकली आप लोगों के 6 कमिटीज़ थी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल कर रही थी। हम लोग बोल रहे हैं कि मौर्य डायनेस्टी में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक काउंसिल फॉर्मुलेट की गई थी जिसमें 30 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट थे, और वो उसमें कमिटीज़ का डिवीज़न था वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी उनको पहली कमेटी जो थी वो मॉनिटरिंग कर रही थी इंडस्ट्रियल और आर्किटेक्ट एक्टिविटीज़ को। सेकंड कमेटी जो थी वो आपको फॉरेनाइजरी जो थे उनको लुक कर रही थी, उनको वॉच आउट कर रही थी। थर्ड कमेटी जो थी वो आपके रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही थी, डेथ एंड बर्थ के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही थी। फोर्थ कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को वॉच कर रही थी। फिफ्थ कमेटी जो थी वो मॉनिटरिंग कर रही थी आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, और सिक्स कमेटी जो थी वो आपकी सेल टैक्स को जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी।
इस तरीके से सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटीज़ जो थी वो यहाँ पर रन कर रही थी। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे और वो आप लोगों का है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि मैंने आप लोगों से सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, सेकंड आप लोगों का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात कर ली, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, और अब आप लोगों का आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और विलेज में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये प्रोविंशियल में ही डिवाइडेड था। इसमें आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस जो थे उसमें डिवाइडेड था, और विलेज का जो हेड होता था वो गोप हुआ करता था। मतलब चाहे डिस्प्यूट हो विलेज लेवल पर, या फिर मान लीजिए कि मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू थे, या फिर जितने भी बिहेवियरल नॉर्म से रिलेटेड कोई भी वर्क होते थे, वो इस हेड से कंसर्न करके ही लोग उसको फुलफिल करते थे, या उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती तो उसका सोल्यूशन करने का काम करते थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल एक्टिविटीज़ की क्या सिचुएशन थी, और जुडिशियल एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चूँकि जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करें उससे पहले एक और पॉइंट है, वो है आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि उस टाइम में, और चाहे उस टाइम की क्या, आज अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की भी बात करते हैं तो मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट इशू होती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। चूँकि यहाँ पर मिलिट्री काफ़ी बड़ी थी, ये हम लोगों को मेगास्थनीज के इंडिका के थ्रू भी पता चलता है, और हम लोगों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के थ्रू भी पता चलता है कि इस टाइम पीरियड पर, मौर्य टाइम पीरियड पर बहुत बड़ी मिलिट्री थी। काफ़ी सारे होर्सेस थे इसमें, काफ़ी सारे ऐसे थे जो इन्फेंट्री थी, एलिफेंट्स थे, एंड देन जो सोल्जर्स थे, ऐसे बहुत बड़ी आर्मी थी। उस आर्मी को डील करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को फॉर्मुलेट किया गया। जैसे कि आर्मी में जितनी भी सप्लाईज थी, चाहे मटेरियल सप्लाई की बात कर लीजिए, फूड सप्लाई की बात कर लीजिए, वो अप्रोप्रिएट तरीके से फुलफिल हो सके, एंड देन मिलिट्री इस तरीके से वर्क कर सके कि वो अपनी कंट्री के लिए बेटर रिजल्ट्स ला सके। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी। और यहाँ पर मिलिट्री के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 6 कमिटीज़ को फॉर्मुलेट किया गया था। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया था, 6 कमिटीज़ को फॉर्मुलेट किया गया था। एग्जैक्टली वैसे कि वैसे आप लोगों के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल करने के लिए 6 कमिटीज़ को फुलफिल किया गया था। ईच कमिटी में 5 मेंबर्स थे, और वो 5 मेंबर्स या वो 5 ऑफिसर्स मिलिट्री एक्टिविटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको अलॉट की गई थी, उन अलॉटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि वो कौन कौन से ऑफिसर्स थे जो आपके ईच कमेटी में 5 मेंबर्स थे, वो क्या वर्क कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ये आप लोगों के यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, 5 डिपार्टमेंट्स थे, वो आपकी इन्फेंट्री है, आपकी हॉर्स आर्मी है, आपकी एलिफेंट आर्मी है, आपकी इन्फेंट्री आर्मी है। इन आर्मीज़ में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे ये डिपार्टमेंट। और इसके अलावा जितने भी आप लोगों के मैनेज कर रहे होते थे मिलिट्री वेपन्स वगैरह को, उनको मैनेज करने का काम करते थे ये ऑफिसर्स। और साथ ही साथ हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता की आर्मी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब लैक्स में आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी उसकी। और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था। जैसे हम लोग बात करें कि 5 इसमें डिपार्टमेंट्स थे, और वो 5 डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे थे, मिलिट्री की हर एक्टिविटीज़ को वॉच आउट करते, अंदर उनके वर्क को फुलफिल करते थे। तो ये चंद्रगुप्ता के टाइम की हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिका के मेगास्थनीज के इंडिका बुक के द्वारा। अब अगला आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पार्ट जो स्टडी करेंगे वो है आपका जुडिशियल सिस्टम। देखिए हम लोग आज की भी बात करते हैं तो आज भी जुडिशरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इमोरल एक्टिविटीज़ भी फुलफिल होती है। कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कई बार अब्यूजेस केसेस भी होते हैं, या आपके रेवेन्यू केसेस भी हैं, वटेवर जितने भी केसेस हैं उसको सॉल्ट आउट करने के लिए हम लोग जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, एंशिएंट टाइम में भी ऐसा हुआ करता था कि हमारे डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सॉल्ट आउट करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जुडिक्सेक्शन की ज़रूरत पड़ी या जुडिशरी की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो मौर्य टाइम पीरियड में भी जुडिशरी वर्क कर रही थी। देखिए जुडिशियल सिस्टम जो है आप लोगों के हायरार्की सिस्टम में वर्क करता है, आज भी हायरार्की सिस्टम में वर्क कर रहा है, उस टाइम पर भी हायरार्की सिस्टम में वर्क कर रहा था। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कोर्ट्स हैं। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका विलेज कोर्ट होता है, उस टाइम पर भी ऐसे होते थे कि आपका जो विलेज का हेड होता था वो जितने भी डिस्प्यूट होते थे विलेज लेवल के, उनको सॉल्ट आउट करने का काम करता। इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल्स थे उन लेवल पर, क्योंकि सबसे बड़ा तो क्या होता था, किंग होता था। लास्ट में हम लोग जैसे आज भी अल्टीमेट अगर किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी इशू का सलूशन नहीं होता
तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे होते हैं, बट उससे पहले हम लोग लोकल लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने के लिए एफर्ट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही पहले भी होता था कि प्रॉब्लम को क्या होता था कि लोकल लेवल पर या रीजनल लेवल पर सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा एफर्ट होता था, और फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्ट आउट हो रही थी तो इन केस आप किंग के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाया करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि सबसे हायर लेवल पे तो आपका किंग हुआ करता था, उसके बाद आपका सबसे नीचे के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि आपका ग्रामीणी होता था, जिसको आप लोग ग्राम वृद्ध भी कहते हैं। और इसके अलावा वो जितने भी डिसीजन होते थे आपके लोकल या रीजनल लेवल के, उन डिसीजन को वो इशू करता था, या उन डिसीजन को से रिलेटेड वो इश्यूज़ को जितना भी फैसला लेना होता था वही लिया करता था। इसके अलावा आप लोगों के 4 कैटेगरीज थी, संग्रहण है, द्रोणमुख है, स्थानीय और जनपद। संग्रहण है, द्रोणमुख है, जनपद है और स्थानीय। सबसे पहले संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद, ये 4 कैटेगरीज बेसिकली उस टाइम पर रन कर रही थी कि जितने भी जिस लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम जाती थी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यू की वहाँ पर सुनवाई होती और उसके ऊपर डिसीजन दिए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन है और वो है आप लोगों का कि क्या टाइप ऑफ कोर्ट थे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आज भी हैं, उस टाइम पर भी टाइप ऑफ कोर्ट थे। उन कोर्ट्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले आप लोगों का धर्मस्थया और दूसरा है आपका कंटक शोधन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्राइम की जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्ट्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे इश्यू को लेकर जाया करते थे। आज हम लोग जैसे जाते हैं वैसे उस टाइम पर मौर्य टाइम पीरियड में भी ऐसा होता था। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले धर्मस्थया के। ये वर्क कर रहा था आप लोगों के प्रोनाउंसिंग जजमेंट इन दीज कोर्ट वाज इन द हैंड ऑफ 3 धर्मास। इस टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 ऑफिसर्स ये अपॉइंट होते थे जो क्या कर रहे होते थे कि जितने भी इस इशू से धर्मस्थया से रिलेटेड जो इशू थे उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थी उनको 3 ऑफिसर्स जो थे वो सॉल्ट आउट किया करते थे। मतलब उनको इन इशू से संबंधित पूरी की पूरी नॉलेज हुआ करती थी, वो एक्सपर्टीज होते थे, स्पेशलाइजेशन था उनको अपने फील्ड का, और वो अपनी यहाँ के स्तर की जो भी प्रॉब्लम आया करती थी उसको सॉल्ट आउट करते थे। सेकेंड आप लोगों का है, आप लोग जिसको मैं बात कर रही हूँ कंटक शोधन। तो दीज वर क्रिमिनल कोर्ट। ये आप लोगों का बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट था और इसमें भी ऑफिसर्स कितने थे, 3 ऑफिसर्स होते थे जो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते। ये आपके कितने जजेज होते हैं और वो जजेस कैसे आप लोगों के इश्यूज़ को जो है वो सुनते हैं और कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये इसमें ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट था। वो अपॉइंटमेंट जितने भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते थे वो उस प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉर्ट आउट किया करते थे। तो धर्मस्थया और कंटक शोधन 2 टाइप ऑफ क्या थे, कोर्ट थे जुडिशियल सिस्टम में आप लोगों के मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। और नेक्स्ट आप लोगों का आता है वो आता है मौर्य सोसाइटी। मौर्य सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सेपरेट क्वेश्चन बनता है मौर्य सोसाइटी के ऊपर। हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी में आज की तरह का ही सिस्टम वॉच आउट होता है, मतलब काफ़ी सारी वेरिएसिटी अवेलेबल थी उस सोसाइटी में। अगर हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज के इंडिका में, और मेगास्थनीज के इंडिका में उसने क्या किया था, बहुत सारे कास्ट को डिस्क्राइब किया है, बहुत सारे रिलीजन्स को उसने डिस्क्राइब किया, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कास्ट, रिलीजन और वर्णा सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाया। हालांकि अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया था, अगर उसकी बात करते हैं तो एक्चुअल में वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी का डिवीजन था। और वर्णा सिस्टम में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों का जैसे ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य और फिर शूद्र हैं। एक्चुअल कैटेगरीज ये थी। आज की तरह कास्ट सिस्टम नहीं था उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में वर्णा सिस्टम था, और वर्णा सिस्टम में मैं पहले कहा है कि सबसे पहले आप लोगों के ब्राह्मण आते, और ब्राह्मण सारे के सारे क्या काम करते थे, आप लोगों का टीचिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे थे। मतलब वो लोग जितने भी हम लोगों के रिलीजियस लिटरेचर होते थे उनको वो स्टडी करते और उनके नॉलेज को स्प्रेड करते थे पब्लिक में। सेकंड हम क्षत्रिय की बात करते हैं, और क्षत्रिय क्या किया करते थे, स्पेशली आप लोगों के मिलिट्री वर्क करते थे। वो आप लोगों की जितने भी स्टेट है उस स्टेट की सिक्योरिटी के लिए वर्क कर रहे थे, उसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं।
वैश्य जो थे एनिमल हस्बेंड्री और गार्डनरीज के जो वर्क थे वो फुलफिल किया करते थे। स्पेशली हम लोग बात करते हैं कि जितने भी हम लोगों के एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड वर्क थे उनको हम लोग ये बात कर सकते हैं, ट्रेड एक्टिविटीज़ करते थे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को वो फुलफिल करते थे। और लास्टली अगर हम शूद्रास की बात करते हैं तो शूद्रास जो था आप लोगों के सोसाइटी के बाकी तीनों के तीनों ऊपर के क्लासेज हैं, उन क्लासेस को हेल्प प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करवाने का वर्क किया करते थे। ये कैटेगरीज थी उस सोसाइटी में। ये हम लोगों को मेगास्थनीज के इंडिका के थ्रू इस बात की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। पर क्या आज की तरह कास्ट सिस्टम था, जितने बहुत सारे कास्ट हम लोगों को वॉच आउट होते हैं, ये सब सिस्टम उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये इसका साफ और क्लियर क्लासिफिकेशन हम लोगों को इंडिका के थ्रू भी नहीं मिलता और वैसे उस सोसाइटी में इस तरीके का किसी तरीके का कोई कास्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, किसी अदर सोर्स के थ्रू भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि उस समय की सोसाइटी में काफ़ी सारा वैरायटी थी, काफ़ी सारे वेरियस फीचर्स हम लोगों को अवेलेबल होते हैं जो हम लोगों को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू पता चल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया मौर्यन टाइम पीरियड की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ थी। हम लोग इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक और डायनेस्टी को स्टडी करेंगे, चूँकि बहुत बड़ी नहीं है मौर्य डायनेस्टी के बाद में, वो है आप लोगों के शुंगा डायनेस्टी। और शुंगा डायनेस्टी पे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका फाउंडर कौन था। तो एक्चुअल में क्या था, बृहदत्त का कमांडर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या कहते शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया कब, 185 AD। इसमें उसने उसको शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, 185 BC में। आप लोगों की नई डायनेस्टी आती है और वो डायनेस्टी है आप लोगों की शुंगा डायनेस्टी। कब फाउंड हुई ये, 185 में। कौन कर रहा था BC में, और फाउंडर कौन था इसका, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा कौन थे, तो मैंने बोला आपका बृहदत्त का कमांडर था जिसने बाद में पूरे एम्पायर को खुद होल्ड कर लिया और एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। कुछ और फैक्चुअलिटी इसमें हमें अवेलेबल नहीं होती है आपके बुक में, सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन है कि इसने अश्वमेघा यज्ञ करवाया। मतलब यज्ञ करवाया इसने कौन सा, अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ में जितने भी आप लोगों के मंत्रोच्चार का काम था वो किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। पतंजलि बहुत बड़े व्याकरणिक थे, ये व्याकरणिक थे, उनको ग्रामर की बहुत नॉलेज थी। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, प्रोनाउंस किए थे बहुत सारे अपने स्लोगन्स को, अपने मंत्रास को यहाँ पर यज्ञ में प्रोनाउंस किए थे। ये हम लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और शुंगा डायनेस्टी में हम लोगों के यहाँ पर इतना ही मेंशन किया गया। और एक नई डायनेस्टी है और उसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी। और सातवाहन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट जो था, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ पर है सातवाहन, तो सातवाहन बेसिकली आप लोगों के आंध्रा वाले पार्ट में। और आंध्रा में भी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसके फाउंडर जो थे वो शिमुख थे। और शिमुख ने इसको कब फाउंड किया था, 60 BC में। 60 BC में उन्होंने इसको शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, सातवाहन डायनेस्टी को। कब एस्टैब्लिश हुई, 6 BC में। किसने किया, शिमुख ने किया। ये आप लोगों के यहाँ पर इसके फाउंडर हैं। और इसके ऊपर मैं आगे और बात करूँगी सातवाहन डायनेस्टी में कि इसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन से थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, क्योंकि क्वेश्चन गौतमीपुत्र सातकर्णी से आप लोगों से पूछ रहा होता है। एक बार वापस से माइंड मैप कर रही हूँ आप लोगों का, और मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आज मैंने बात की आप लोगों के जितने भी सक्सेडर थे बाद के, किसके, अशोका के बाद के जितने भी सक्सेडर्स थे उनके क्या कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे वो, या बहुत ज़्यादा कैपेबल, उनमें इतना गट्स नहीं था कि वो इतने ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री के फाउंडेशन को आगे बढ़ा सके या मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ा सके। तो मौर्य डायनेस्टी उनके अनकैपेबल होने की वजह से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो हम लोगों ने उसके बाद में ये देखा क्या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो बेसिकली वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था। और एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी किया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी किया, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी किया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी किया। एंड देन आफ्टर ऑल हम लोगों ने वहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम था उसको, और लास्ट में उसकी सोसाइटी को स्टडी किया। चूँकि मैंने बोला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल में मैंने कहा था कि किंग इम्पॉर्टेंट था, और किंग के बाद में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने क्या बताया है,
कौटिल्य ने यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत को कैटेगराइज किया है, डिफाइन किया है। तो मैंने आप लोगों से कहा है कि अमात्य, दुर्ग, राजा, मंत्री, कोश, सेना, ये सब मैंने कहा कि उसके पार्ट थे। मित्र ये उसके पार्ट थे। फिर हम लोगों ने बात कर ली कि उसमें सन्निधत्ता थे, समाहर्ता, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। उसके बाद में प्रोविंशियल स्टेट की बात की तो मैंने कहा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। बेसिकली उत्तरापथ और दक्षिणापथ में डिवाइड किया था, और वैसे आप लोगों के 5 प्रोविंशियल में डिवाइडेड था। उसके बाद आप लोगों के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मैंने कहा था आपके 6 कमिटीज़ थी। 6 कमिटीज़ क्या करते डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल कर रही थी। फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में हम लोग बात करते हैं मिलिट्री, और मैंने कहा था बहुत बड़ी आर्मी थी, और उस आर्मी में उन्होंने उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जो कि आर्मी एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर रहे थे। और अगला हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविटीज़ भी फुलफिल हो रही थी, तो हाँ हो रही थी। और हम लोग कह रहे थे कि इसमें क्या था, हायरार्की सिस्टम था। सबसे लोअर लेवल पर ग्रामिक था, और सबसे ऊपर अपर लेवल पर क्या था आपका, किंग था। और उसके बाद में मैंने कहा था संग्रहण था, द्रोणमुख था, स्थानीय था, और आप लोगों के जनपद था। ये और कैटेगरीज भी थी जो बीच में मिड सेंटर में डिवाइडेड की गई थी। फिर मैंने कहा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, एक धर्मस्थया और दूसरा कंटेक्ट शोधन। मतलब इन लोगों में जो थे, एक में दीवानी इश्यूज़ थे और एक में क्या कहते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स जो थे, मैरिज से रिलेटेड थे और डाइवोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ थे, उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा रहा था। ये दोनों के दोनों कोर्ट यहाँ पर हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद में मैंने आप लोगों से कहा था कि मौर्य सोसाइटी जो थी वो बहुत वेरियस टाइप की सोसाइटी थी, पर उसमें वर्णा सिस्टम अवेलेबल होता है। ये हम लोगों को इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है। हाँ, लेकिन उसमें ये कहा था कि कास्ट सिस्टम नहीं है, वर्णा सिस्टम था। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके का कैटेगराइजेशन हम लोगों को वॉच आउट होता है। और इसके अलावा हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अपना अलग अलग वर्क कर रहे थे, उस अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग उनके क्या था, सोशल लेवल था या सोशल स्टेटस डिसाइडेड था। और फिर लास्ट में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर अगली डायनेस्टी आती है, वो शुंगा डायनेस्टी थी। और शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट या इसका फाउंडेशन किया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। कब, 185 BC में। और कौन थे ये, बृहदत्त के कमांडर थे। क्या किया था इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ को फुलफिल किया था। और अश्वमेध यज्ञ में मंत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन था वो किसने किया था, पातंजलि ने किया था। और अगला हम लोग बात करते वो हम लोगों ने कहा था कि सातवाहन डायनेस्टी है। और सातवाहन डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट किंग था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। पर उससे पहले बता रहे हैं कि कैसे फाउंडेशन हुआ, इसके फाउंडर कौन थे। तो मैं बोल रही थी कि सिमुक इसके फाउंडर थे। आंध्रा वाले पार्ट में बेसिकली आपकी सातवाहन डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड हुई। कब हुई, 60 BC में स्टैब्लिश हुई। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी और बाकी सातवाहन डायनेस्टी के किंग को हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और उसके बाद मैं आपको एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो भी आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके बता देना। हालांकि मैं इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है, मैं चैप्टर को समझा रही हूँ, उसके साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, आपके पास टाइम नहीं है, बोर्ड में काफ़ी सारा टाइम कंजप हो चुका है, जा चुका है आपका टाइम, तो आप लोग इसका बेस्ट यूटिलाइज़ करिए।